फर्ज करें किसी दिन आपको मैसेज आता है कि फला आदमी ने लोन लेते हुए आपका नंबर बतौर रेफरेंस दिया है। मैसेज में लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि फला नाम के खिलाफ FIR ना हो तो 894 ब्ला 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 नंबर पर संपर्क करें। अब पुलिस और FIR का नाम सुनते ही आम आदमी घबरा सा जाता है। ऐसे में उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, मैसेज को फ्रॉड और ठगी की साजिश मानकर नजरअंदाज कर दे। दूसरा, लोन लेने वाले शख्स के नंबर पर कॉल घुमाए। अब कॉल घुमाने पर सामने से रोती सी आवाज आती है, क्योंकि वो शख्स भी लगातार आ रहे फोन कॉल से परेशान है। बिहार के रहने वाले मृत्युंजय कुमार के साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। वो इंस्टेंट लोन देने वाली एक कंपनी गैलेक्सी कार्ड पर भरोसा कर फंस गए हैं। वो अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं। परेशानी उनकी भी है जिन्हें बताया जा रहा है कि किसी ने लोन लिया और रेफरेंस में उनका नाम दे दिया। ऐसे कम से कम 5 लोगों से लल्लन टॉप ने बीते दिनों में संपर्क किया है, जिन्हें गैलेक्सी कार्ड का ये मैसेज मिला। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस आदमी का नाम मैसेजेस में आ रहा है वो उसे नहीं जानते। इंस्टेंट लोन देने के नाम पर स्कैम, इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे लोगों की संख्या 5 से कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि तुरंत कर्ज देने वाली कंपनियां या एप्लीकेशन जैसे गैलेक्सी कार्ड और इनसे जुड़ी परेशानियां क्या हैं। इसे मृत्युंजय कुमार के मामले और इस मुद्दे पर काम कर रहे लोगों से मिली जानकारी के जरिए विस्तार से बताते हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि मैसेज में गैलेक्सी कार्ड लेने वाले शख्स का नाम और मोबाइल नंबर दिया होता है। मृत्युंजय के मामले में नंबर उनका था, नाम किसी दिनेश कुमार लादिया का था। इसलिए वायरल मैसेज में लिखा गया कि दिनेश को कॉल करके जानकारी दें और उनके खिलाफ FIR दर्ज होने से बचाएं। ये सारे मैसेज किसी फोन नंबर से नहीं बल्कि मैसेजिंग सर्विसेज के जरिए भेजे जाते हैं, यानी आप मैसेज भेजने वाले से संपर्क करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इस तरह के वायरल मैसेज का एक मकसद लोन लेने वाले को सार्वजनिक रूप से शर्मसार करना हो सकता है। बिहार में अपना कारोबार चला रहे मृत्युंजय भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। दी लल्लन टॉप से बातचीत में उन्होंने कहा, बीते कुछ दिनों से मेरा जीना मुश्किल हो गया। रोज की 150 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। सभी कॉल्स उठानी पड़ती हैं, नहीं तो सामने वाला परेशान होगा। दिन में बहुत सारे लोगों के पास 3-4 बार मैसेज जाता है। कम पढ़े लिखे लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया। मृत्युंजय के साथ असल में हुआ क्या है? वे बताते हैं कि साल 2019 में नोएडा के कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गैलेक्सी कार्ड के बारे में उन्हें पता चला था। उन्होंने बताया, मुझे घर की DTH सर्विस रिचार्ज करनी थी। गूगल पर खोजा तो गैलेक्सी कार्ड के बारे में पता चला। गैलेक्सी कार्ड में तुरंत क्रेडिट अप्रूव हो जाता था, जिसका बिल अगले महीने आता था। मेरे केस में भी यही हुआ। शुरुआत में 500 रुपए की लिमिट थी। जब मैंने 500 रुपए का रिचार्ज करना चाहा तो हो नहीं पाया, लेकिन अब 500 रुपए का बिल दिखाने लग पड़ा। मेरे पास इसके सारे सबूत भी हैं। मृत्युंजय ने हमसे 2019 के इस रिचार्ज की डिटेल्स शेयर की हैं। वो दावा करते हैं कि उनका DTH रिचार्ज नहीं हुआ था और उसके सबूत भी हैं। उन्होंने हमें रिकवरी के लिए बीते 2 सालों से आ रहे मैसेजेस भी दिखाए। इस सबसे परेशान मृत्युंजय कहते हैं, शायद कॉलेज के दिनों की गलती भुगत रहा हूँ। मैं कॉलेज में था, इतनी जानकारी नहीं थी। इंस्टेंट क्रेडिट देने वाला गैलेक्सी कार्ड ऐप मिला। इसके तहत 500 रुपए का क्रेडिट तुरंत उपलब्ध हो गया। मैंने DTH रिचार्ज करने की कोशिश की, जो पूरा नहीं हुआ। कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकता है, लेकिन गैलेक्सी कार्ड कंपनी ने मुझे बिल भेजना शुरू कर दिया। मैं साल 2019 से कंपनी को ईमेल, फोन और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हर महीने फाइन जोड़कर बढ़ा हुआ बिल भेज दिया जाता है। मृत्युंजय ने 2019 से 2021 तक गैलेक्सी कार्ड कंपनी को भेजे ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्युंजय 2019 से ही गैलेक्सी कार्ड कंपनी के संपर्क करके पेमेंट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की ओर से रिप्लाई नहीं आता। अगर व्हाट्सएप पर भी कभी रिप्लाई आता भी है तो आगे कोई एक्शन नहीं होता। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर कभी कॉल नहीं लगती और ना ही कॉल रिक्वेस्ट डालने पर उनकी ओर से फोन आता है। 2019 में 500 रुपए से शुरू हुई मृत्युंजय की कहानी अब 2000 रुपए तक पहुंच गई है। परेशान मृत्युंजय आखिर ये लोन चुकाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गैलेक्सी कार्ड ऐप में लोन चुकाने का भी कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा। मृत्युंजय ने गैलेक्सी कार्ड ऐप पर लोन चुकाने के प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की। ऐप खुलते ही रीपेमेंट का ऑप्शन सामने आता है, लेकिन उसमें संख्या भरने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, यानी पैसे चुकाने की कोशिश करें तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तमाम खामियों के बावजूद इंटरनेट और गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप मौजूद है। वहां रिव्यू सेक्शन में ऐप के बारे में कई आलोचनात्मक टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। हमने गैलेक्सी कार्ड कंपनी की वेबसाइट जांची तो वहां भी कोई खास जानकारियां नहीं दिखी। गैलेक्सी कार्ड की रजिस्टर्ड कंपनी GCT टेक्नोलॉजी का पता दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके का है। वेबसाइट पर ज्वाइनिंग चार्ज, ब्याज और सालाना फीस के बिना मात्र 3 मिनट में लोन अप्रूव होने की बात लिखी है। इसके अलावा वेबसाइट पर कोई खास जानकारी अपडेटेड नहीं है।
हमने इस कंपनी के बारे में और खोजा तो हमें इसके फाउंडर अमित कुमार की प्रोफाइल मिली। वे लिंक्डइन पर एक्टिव हैं और अपनी कंपनी में नए लोगों को जॉब ऑफर कर रहे हैं, यानी ये कंपनी किसी न किसी सूरत में काम कर ही रही है। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने फोन कॉल, ईमेल और ट्विटर के जरिए गैलेक्सी कार्ड और इसके फाउंडर सीईओ अमित कुमार से संपर्क किया। करीब 72 घंटे तक जवाब का इंतजार करने के बाद खबर छापी गई। खबर छापने के बाद कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। सीईओ अमित कुमार ने हमसे बातचीत में दावा किया, हमारी कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है। जिस यूजर मृत्युंजय कुमार ने आरोप लगाए हैं उसने लंबे समय से लोन नहीं चुकाया है। मृत्युंजय ने एक बार नहीं कई बार रिचार्ज सेवा का इस्तेमाल भी किया है। कंपनी से लोन लेते वक्त गलत जानकारियां भी दी हैं, इसलिए हम इस यूजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। डेटा शेयरिंग और फोन बुक से नंबर सेव करने के बारे में भी हमने पूछा। अमित अपना पक्ष रखते हैं, हम 3 मिनट में यूजर्स को क्रेडिट देते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते। ऐसे में हम यूजर से रेफरेंस के लिए कॉन्टैक्ट बुक का एक्सेस मांगते हैं। यूजर की अनुमति देने पर ही हम बतौर रेफरेंस उनकी फोन बुक में मौजूद नंबर्स को अपने पास रखते हैं, ताकि यूजर लोन वापस ना करे तो हम उसे जानने वाले लोगों से संपर्क कर सकें। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर कोई रेफरेंस लोन वाले को नहीं जानता है तो मैसेज में आए ऑप्ट आउट यानी यूजर से कोई संबंध ना होने पर मैसेज बंद करने का ऑप्शन भी मिलता है। यही हमारा बिजनेस मॉडल है। हम बाकी लोगों को कम से कम मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन जब दिखता है कि यूजर लोन नहीं चुकाने वाला, उस सूरत में मैसेज भेजने जैसे कदम उठाए जाते हैं। अमित अनजान लोगों को जा रहे मैसेजेस के बारे में दावा करते हैं। मैसेज सिर्फ यूजर की फोन बुक में मौजूद लोगों को ही जाते हैं। हालांकि जब लल्लन टॉप ने मृत्युंजय के जरिए इस बात की तस्दीक करनी चाहिए तो हमें अलग जानकारी सामने आई है। मृत्युंजय का दावा है कि उनके फोन में ऐसे लोगों के नंबर नहीं हैं जिन्हें इस केस में मैसेज गए हैं। दी लल्लन टॉप गैलेक्सी कार्ड या मृत्युंजय के किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। अमित कुमार ने उनके पास मौजूद लाखों नंबर्स का रेफरेंस बनाने के अलावा कोई और इस्तेमाल ना करने का दावा किया है। साथ ही किसी भी तरह की डेटा खरीद फरोख्त में शामिल ना होने की बात कही है। मृत्युंजय और अन्य लोगों के मामले देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां में काफी अनियमितताएं हैं। उनसे और अन्य लोगों से मिली जानकारी से पता चलता है कि इन कंपनियों से अधिकतर ग्राहकों की उम्र 18 से 24 साल की होती है। तुरंत लोन अप्रूव होने का लालच देकर उनसे कड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं और फिर इसकी आड़ में कथित रूप से मनमानी वसूली की जाती है। ऐसे केसेस को लेकर हमने एडवोकेट पंकज सिंह से बात की। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साइबर क्राइम पीड़ितों का केस लड़ रहे हैं। पंकज चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जरिए भारत में काम कर रही फाइनेंस कंपनियों और कॉल सेंटर्स के नेक्सस की बारीक जानकारी रखते हैं। गैलेक्सी कार्ड का मामला भी ऐप और फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। पंकज से हमने ऐसी कंपनियों के तौर तरीकों के बारे में जाना। उन्होंने बताया, ऐसी कंपनियां अपने जाल में फंसाने के कई तरीके अपनाती हैं। इनका निशाना खासतौर पर युवा होते हैं। कंपनी पहले मनमाने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है। लोन लेने के लिए आपको उनकी शर्तें माननी ही पड़ती है। पहले कुछ 100 रुपए का लोन दिया जाता है। जब यूजर उसे चुका देते हैं तो लोन की सीमा बढ़ा दी जाती है और कई बार लोन इतना हो जाता है कि यूजर समय पर चुका नहीं पाता, फिर ब्याज के मकड़जाल में फंस जाता है। उन्हें ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाने और लोन चुकाने का ऑप्शन दिया जाता है। ऐसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। हमने पंकज से जानना चाहा कि किस तरह से आम लोगों के नंबरों पर ये जानकारी पहुंचाई जाती है, चाहे लोन लेने वाले का या कोई उससे संबंध ही ना हो, जैसे मृत्युंजय के केस में हुआ। तमाम लोगों के पास मैसेज आया कि मृत्युंजय ने उनका नंबर रेफरेंस के तौर पर दिया है, जबकि मृत्युंजय इससे साफ इनकार करते हैं। इस बारे में पंकज बताते हैं, ये कंपनियां एक साथ बड़ा डेटा खरीदती हैं। आपके ध्यान में होगा कि जब आप मॉल जाते हैं या किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े होते हैं, वहां क्रेडिट कार्ड इशू करने का दावा करते कुछ सेल्स पर्सन मौजूद होते हैं। वहां डेटा इकट्ठा होता है, फिर आगे बेच दिया जाता है। ये एक तरीका है। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। दुखद है कि भारत में डेटा कानून मजबूत नहीं है और ऐसे मामलों में मुश्किल से ही कोई कार्रवाई हो पाती है। कानून अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन दिन भर फोन घनघनाने से हो रही मानसिक प्रताड़ना का मृत्युंजय या उनके जैसे पीड़ित क्या करेंगे? इस सवाल पर पंकज बताते हैं कि ऐसी कंपनियों का दरअसल यही तरीका है। ये कंपनियां कॉल सेंटर्स के साथ काम करती हैं। लोन लेने वालों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। इसका एक भावुक पहलू भी है। लोन लेने वाले अक्सर पढ़ाई करने वाले नौजवान होते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं रहते। वसूली करने वाले धमकी देते हैं कि उनके परिवार और दोस्तों को बताएंगे, यानी पब्लिक शेमिंग की बात कही जाती है। कुछ मामलों में वाकई परिवार तक बात पहुंच जाती है। डर के मारे लोन के चंगुल में फंसे नौजवान किसी तरह से पैसा दे देते हैं। परिजनों के नंबर कैसे कंपनियों तक पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है। क्या ये कंपनियां अपने ऐप के जरिए फोन बुक में सेल लगाती हैं? पंकज ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं करते।
गूगल प्ले स्टोर में मौजूद गैलेक्सी कार्ड ऐप भी 17 तरह की परमिशन मांगती है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स यानी पूरी फोन बुक और लोकेशन जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां भी शामिल हैं। हो सकता है कि ऐसी कंपनियां यूजर के फोन में ताक झांक करती हैं। गैलेक्सी कार्ड अपनी फोन बुक में मौजूद कॉन्टैक्ट्स रीड करने की परमिशन मांगती है। हालांकि इससे यह साबित नहीं होता कि कंपनी इस परमिशन का गलत इस्तेमाल कर फोन नंबर्स को स्टोर कर रही है, लेकिन एक संभावना तो रहती ही है। हमने पंकज से उनके अनुभव के आधार पर जानना चाहा कि पुलिस, जांच एजेंसियों और कोर्ट का रवैया इन मामलों में कैसा रहता है। वो बताते हैं, कई मामलों में ये देखा गया है कि पुलिस इन कंपनियों की शिकायत के आधार पर लोन लेने वालों को गिरफ्तार करती है। ये लोन ज्यादा नहीं होता, मात्र 100 रुपए से लेकर कुछ हजार रुपए तक का। यानी लोन लेने वाला पहले कंपनियों की मनमानी शर्तें झेलता है और फिर पुलिस की कार्रवाई। लोअर जुडिशरी में ऐसे मामलों का निपटारा ना के बराबर होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले सुनते हैं, लेकिन ये महंगी प्रक्रिया है। फाइनेंस कंपनियों पर कड़े कानून न होने की सूरत में ये सब चल रहा है और नौजवान इसका शिकार बन रहे हैं। पंकज आगे बताते हैं, पब्लिक शेमिंग और परिवार का डर भी बड़ा कारण है कि लोन स्कैम में फंसने वाले नौजवान फ्रॉड कंपनियों के आगे सरेंडर कर देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती खुलकर विरोध करने की या फिर पुलिस तक जाने की। ऐसे नौजवानों को डरने की बजाय जांच एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए। अगर पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होती तो एसपी रैंक के अधिकारियों तक बात पहुंचाए। अगर स्कैम संगठित तौर पर हो रहा है तो पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज कराएं। डरने के बजाय परिवार से पूरी बात शेयर करें। कंपनियों को ऐसे हालात का फायदा न लेने दें। खुलकर सामने आएं और अपने नाम से एफआईआर दर्ज करें, ताकि जब कार्रवाई करने की बारी आए तो अनाम बताकर मामला खारिज न कर दिया जाए। सरकार और पुलिस की ओर से भी इस तरफ प्रयास बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम की एक अलग डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है, cybercrime.gov.in। यहाँ आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्राइम के तरीके भी दिए गए हैं ताकि आम लोग जागरूक हो सकें। साइबर क्राइम का देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर है 155260। मैं रिपीट करती हूँ आपके लिए, 155260। कोई फ्रॉड होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा @cyberdost नाम से एक सरकारी ट्विटर हैंडल भी काम करता है। ताजा अपडेट्स के लिए इससे जुड़ सकते हैं। मृत्युंजय कुमार की कहानी कोई अपवाद नहीं है। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए चौकन्ना रहें और सोच समझकर ही किसी लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको किसी बात के फर्जी होने का अंदेशा होता है तो उसे बार बार चेक करने के बाद ही मानें। दी लल्लन टॉप लगातार ऐसे मामलों को उठा रहा है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो हमें padtal@lallantop.com पर मेल करके जानकारी जरूर शेयर करें। चौकन्ने रहें। शुक्रिया।